तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा। और इसमें क्या होगा? इसमें भारतीय नौसेना की मिसाइलें, युद्धपोत, टॉर्पीडो, ये सब चीजें तो आपको देखने को ही मिलेगी, वहां पे इन सब की प्रदर्शनी लगेगी। साथ ही साथ भारतीय नौसेना के पूरे इतिहास से जुड़ी यादगार वस्तुएं भी आपको देखने को मिलेगी। इसको बनाने में लागत आएगी 23 करोड़ रुपए। अब बिल्कुल थोड़ा सा हम बात करें यहाँ पे इंडियन नेवी की, तो 2 पॉइंट आप याद रख लो। एक तो नौसेना दिवस कब मनाते हैं हम? 4 दिसंबर को। और इस बार वाला कहाँ पे मनाया जाएगा? सिंधुगढ़ किले में, जो कि है महाराष्ट्र में। और हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरिकुमार है। अब आ जाओ आप। चलो फिर बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर जिसका नाम है ट्राइडेंट, इसका निर्माण कौन करेगा? तो आंसर होगा चाइना। तो चाइना ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का, विशाल टेलीस्कोप का निर्माण करेगा और इसका नाम है ट्राइडेंट। और इसका काम क्या होगा? तो जो गोस्ट पार्टिकल है, या आप कह दो न्यूट्रिनो, तो गोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एक्सक्लूसिव पार्टिकल का ये पता लगाएगा, उसकी स्टडी करेगा। और न्यूट्रिनो की बात करें, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, पर इस पे न्यूट्रॉन की तरह कोई चार्ज यानी कि कोई आवेश नहीं होता। वे हमारे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। और अभी तक ऐसा मानते थे कि ये द्रव्यमान रहित होता है, मतलब इसका कोई मास नहीं होता, पर अभी ऐसा पाया गया कि इसमें थोड़ा बहुत मास जरूर होता है। तो अभी तो इस प्रश्न में आपको सिंपल सा याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? चाइना करेगा, और उसका नाम ट्राइडेंट है, ये भी याद रखना। वैसे अभी वर्तमान में सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप ये अंटार्कटिका में है और उसका नाम है आइस क्यूब। और साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत में भी प्रस्तावित है एक न्यूट्रिनो वेधशाला, जो कहाँ पे बनाई जाएगी या कहाँ पे प्रस्तावित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में थेनी जिले के पोट्टीपुरम गांव में। और इसी तरह से आपको याद आएगा, भारत में लीगो वेधशाला ये बनेगी कहाँ पे? महाराष्ट्र के हिंगोली में। और यहाँ पे मैंने ये लिख दिए हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इनके आविष्कारक के नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक जे थॉमसन है, न्यूट्रॉन के हैं जेम्स चैडविक और प्रोटॉन के हैं ई गोल्डस्टीन। लेकिन प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। वैसे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
लेकिन चार्ज तो सेम ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आप ज़रूर याद रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो वृद्धावस्था में देखभाल के लिए अभी देश का तीसरा एजिंग सेंटर स्थापित होगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अब आप पूछोगे पहला और दूसरा कहाँ पे है? तो पहला एम्स दिल्ली में है, दूसरा मद्रास यानी कि चेन्नई, तीसरा BHU उत्तर प्रदेश में। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले रेफरेंस ईंधन का उत्पादन शुरू किया? तो आंसर होगा IOCL। तो अभी IOCL ने भारत का पहला रेफरेंस ईंधन का उत्पादन शुरू किया है। आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल जो ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी होते हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो अपने वाहनों के परीक्षण यानी कि व्हीकल टेस्टिंग के समय इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस ईंधन को, इस फ्यूल को अभी तक हमने नहीं बनाया था। इसे हम यूरोप या अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं वहां से इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे। तो आप इसे एक लाइन में कह सकते हो कि रेफरेंस फ्यूल ये क्या है? ये एक हाई लेवल प्योरिटी वाला ईंधन है, फ्यूल है, जो वाहनों की टेस्टिंग वगैरह में यूज होता है। तो IOCL की बात करें, इसकी स्थापना होती 1959 में। ये एक महारत्न कंपनी है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। डायरेक्टर जनरल कौन है? श्रीकांत माधव वैद हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछूं, अभी जो भारत में पहली बार मोटो GP का आयोजन हुआ था, उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था? तो याद रखना, इंडियन ऑयल उसका टाइटल स्पॉन्सर बना था। और अभी मोदी जी ने G20 समिट में जैव ईंधन गठबंधन भी शुरू किया था, ये भी ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, हाल ही में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। तो अभी भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के बकलोह में एक ट्रेनिंग स्कूल में अपनी तरह की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया है हमारे जो आर्मी चीफ है मनोज पांडे, उन्होंने। अब होगा क्या यहाँ पे, आप जैसा कि फोटो में देख सकते हैं। अच्छा, आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा, उड़ते हुए एरोप्लेन में से कई बार लोग नीचे कूद जाते हैं, फिर जैसे जमीन आने वाली होती है थोड़े दूर ऊपर पैराशूट खोलते हैं और आराम से नीचे लैंड कर जाते हैं।
तो बस यहाँ पे हमारे सैनिकों को भी इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी इस वर्टिकल विंड टनल में। मतलब यहाँ पे इसी तरह का एयर प्रेशर वगैरह मेंटेन किया जाएगा जैसा कि आप असली में अगर कूद रहे हो तो आपको ऐसा ही फील होगा। फिर वहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस करना है, क्योंकि ये वर्टिकल है मतलब लंबा है, विंड मतलब नीचे से इस तरह की विंड आ रही है, टनल मतलब गुफा हो गई, लंबी गुफा। तो उसी तरह का वातावरण यहाँ पे आपको दिया जाएगा जैसा कि आप असली में हो। और फिर आपको डिसीजन लेना है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको उस वक्त करना क्या है, अपने आप को कैसे बैलेंस करना है। तो यही सब होगा यहाँ पे। तो सिंपल से याद रखेंगे, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा ये कहाँ पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा बोलीविया में। तो रशिया का परमाणु ऊर्जा निगम है रोसाटॉम, जिसने अभी बोलीविया के एल अल्टो में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर एक अनुसंधान रिएक्टर दबाव पोत स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया। और इसी के साथ ये दुनिया की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा बन गई है। मतलब एक तरह से ये प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है। तो याद रखना है, विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा ये कहाँ पे स्थापित की गई है? बोलीविया में। बनाया है रोसाटॉम ने, रशिया की एक न्यूक्लियर पावर कंपनी है, और इसकी स्थापना होती है 2007 में, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मॉस्को, रशिया में। लेकिन बनाया कहाँ पे? बोलीविया में। तो इसके स्टैटिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले मैप में देखो आप, ये रहा बोलीविया, साउथ अमेरिकी देश है। कैपिटल होती है सुक्रे, करेंसी है बोलीवियानो, प्रेसिडेंट है लुइस आर्से। आपको याद होगा विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील यहीं पर है, जिसे कहते हैं टिटिकाका लेक। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी पैरा एशियन गेम्स 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका तो उत्तर होगा 111। यहाँ हम बात कर रहे हैं पैरा एशियन गेम्स 2022 की। 2022 वाले ही हैं ये जो अभी 2023 में हो रहे हैं। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। और कहाँ पे हुए? चाइना के हांगझाओ में हुए। और अगर बात करें इसका स्लोगन क्या है, तो दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। मैस्कॉट है फई फई, जो कि एक पक्षी है। और इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे? पारुल परमार और अमित सरोह। पारुल परमार ये पैरा शटलर हैं और अमित सरोह ये पैरा क्लब थ्रोवर हैं। और अगर पूछे इसमें कितने भारतीय एथलीटों ने हिस्सा लिया, तो आंसर होगा 313। और अगर मेडल टैली में आते हैं तो पहले स्थान पे चाइना है, इसने टोटल 521 मेडल जीते हैं। दूसरे पे ईरान, तीसरे पे जापान, चौथे पे आ गया साउथ कोरिया और पांचवे पे रहा भारत। भारत ने टोटल तो 111 जीते, लेकिन अगर बात करें गोल्ड कितने हैं तो 29 है, सिल्वर है 31 और ब्रोंज है 1। अच्छा, ये तो पैरा एशियन गेम्स की बात हो गई। एशियन गेम्स को अगर रिलेट करके याद करोगे तो वहां पे टोटल 107 मेडल हमने जीते थे, जिसमें से गोल्ड हमारे 28 हैं, 38 सिल्वर है और 41 आपके ब्रोंज मेडल हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें सर्वाधिक पदक किस में आए हमारे पास, किस खेल में, तो एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं, 51 मेडल हैं, उसमें से 18 गोल्ड एथलेटिक्स में ही हैं। अगर आपसे पूछेगी जो पहले एशियन पैरा गेम्स थे वो कब हुए थे, वो 2010 में हुए थे चाइना में। दूसरे वाले 2014 में हुए साउथ कोरिया में। तीसरे 2018 में हुए थे इंडोनेशिया में। और ये चौथा संस्करण है जो 2022 वाला है, ये हुए चाइना में। और इस बार 2 खेल पहली बार इसमें शामिल किए गए थे, पैरा कैनोइंग और पैरा ताइक्वांडो। अच्छा, एक खिलाड़ी हैं शीतल देवी, इनका नाम आप जरूर याद रखना, बहुत चर्चा में है और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पहले तो पूछेंगे आपसे कि इनका संबंध किससे है? आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से है। इन्होंने गोल्ड जीता अभी। पैरों से तीरंदाजी करती हैं ये, बताओ, हाथ नहीं है इनके, पैरों से तीरंदाजी करती है और गोल्ड जीता है इन्होंने। तो नाम जरूर याद होना चाहिए आपको शीतल देवी का। अच्छा, साथ में चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पैरा एशियन गेम्स 2023 में सुमित अंतिल ने गोल्ड जीता है। आपको बताना उनका संबंध किस खेल से है, तो आंसर होगा भाला फेंक, जेवलिन थ्रोवर है। तो आपको पता है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरा एशियन गेम्स 2022 की, जो कि हुए 2023 में। और इस बार ये इसका चौथा संस्करण है, जिसको होस्ट कर रहा है चाइना के हांगझाओ में। और इसका शुभंकर मैस्कॉट भी याद रखना फई फई है। और इसका स्लोगन भी है दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। लेकिन याद रखना इसके उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक हैं, फ्लैग बियरर हैं, वो 2 खिलाड़ी हैं, पारुल परमार और अमित सरोह। जो पारुल परमार है इनका संबंध किससे है? शटलर है, पैरा शटलर, बैडमिंटन प्लेयर हैं ये। और अमित सरोह ये पैरा क्लब थ्रोवर हैं। और प्रश्न की अगर हम बात करें तो सुमित अंतिल, जिनका संबंध भाला फेंक से है, अभी इन्होंने अपना जो पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसी को तोड़ दिया। मतलब कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका? 73.29 मीटर दूर। इनका जो पिछला रिकॉर्ड था वो 70.83 मीटर का था। और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड जीता है। आपको बता दूं, इन्हें 2022 में पद्मश्री मिला था, तब इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। और उससे पहले 2021 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान
यानी कि खेल रत्न पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। अच्छा, इनके अलावा कुछ और नाम है जिन्होंने अभी गोल्ड जीते। ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अंकुर धामाका, क्योंकि एशियन पैरा गेम्स के एक ही संस्करण में 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं। एक तो 1500 मीटर की दौड़ में और 5000 मीटर दौड़ में इन्होंने गोल्ड जीता है, तो इनका नाम जरूर याद रखना। एक सुंदर सिंह गुजर भाला फेंक में गोल्ड जीता, सचिन सजेराव खिलारी शॉट पुट में गोल्ड जीता, सिद्धार्थ बाबू ने शूटिंग में गोल्ड जीता, और प्राची यादव ने पैरा कैनोइंग में गोल्ड जीता, और रुबिना फ्रांसिस ने शूटिंग में गोल्ड जीता। और मैंने आपको बताया था इस बार के जो ये पैरा एशियन गेम्स है इसमें 2 खेलों को पहली बार शामिल किया गया है। एक है पैरा ताइक्वांडो और एक पैरा कैनोइंग है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पैरा ताइक्वांडो में एक भारतीय है अरुणा तंवर, इन्होंने ब्रोंज जीता था। और अभी हमने पढ़ा पैरा कैनोइंग में प्राची यादव ने गोल्ड जीता है, तो ये आप ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ऋतिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता। तो अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की हम बात कर रहे हैं। अब आप पूछोगे कि ये हुआ कहाँ पे? अल्बानिया के तिराना में हुआ, जिसमें भारत की ऋतिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ऋतिका हुड्डा ने अभी अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये दूसरी भारतीय पहलवान बन गई है, या यूं भी कह सकता हूं कि इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। अगर भारतीय व्यक्ति में बात करोगे तो ये दूसरे नंबर की है, और लेकिन भारतीय महिला में बात करोगे, किसी महिलाओं ने ये जीता तो वो पहली बन जाएंगी। अब हमने कहा दूसरी भारतीय व्यक्ति है, तो पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे इस चैंपियनशिप में गोल्ड लाने वाले? पिछले साल लेकर के आए थे अमन सहरावत, उनका नाम है, 57 किलोग्राम कैटेगरी में लाए थे वो। और इस बार लेकर के आई है ऋतिका हुड्डा, कैटेगरी भी मैंने आपको बता दी 76 किलोग्राम कैटेगरी में। अच्छा, ये हुड्डा नाम सुनकर के आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना कि अभी एक हुड्डा हमने और पढ़ा था, यानी कि मैं बात कर रहा हूं उन्नति हुड्डा की। अभी पढ़ा था हमने इनके बारे में, लेकिन याद रखना उन्नति हुड्डा का संबंध तो बैडमिंटन से है। अभी हमने कहाँ पढ़ा था उनके बारे में, या क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि अभी अबू धाबी मास्टर्स 2023 में वुमेन्स सिंगल का टाइटल उन्होंने जीता था। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऋतिका हुड्डा की, जिनका संबंध रेसलिंग से है, कुश्ती से है। तो आप कंफ्यूज न हो जाओ एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपको दोनों नाम साथ साथ बता दिए। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका ने। तो अभी रग्बी विश्व कप 2023, और इसी को याद रखना वेब एलिस कप भी कहा जाता है, जो अभी कहां पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था, और इसको जीता है साउथ अफ्रीका की रग्बी टीम ने, जिसे स्प्रिंग बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। स्प्रिंग बॉक्स में आपको बता दूं ये साउथ अफ्रीका का नेशनल एनिमल है। और इसने किसको हराया? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की रग्बी टीम को हराया है, जिसे ऑल ब्लैक्स के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये साउथ अफ्रीका रग्बी टीम का चौथा खिताब है, सबसे ज्यादा बार इन्होंने जीता है, 4 बार। तो मेन चीज मैंने आपको बताई, ये रग्बी विश्व कप 2023 है। इसे हम और क्या कहते हैं? वेब एलिस कप के नाम से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। किसने जीता? साउथ अफ्रीका की रग्बी टीम ने जीता, जिसको स्प्रिंग बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, और हराया है न्यूजीलैंड की रग्बी टीम को, जिसे ऑल ब्लैक्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है यूं भी आ जाए कि रग्बी जो खेल है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें देखो 2 तरह के इवेंट होते हैं। रग्बी यूनियन, तो उसमें हर टीम में 15-15 खिलाड़ी होते हैं, और एक होता है रग्बी लीग, जिसमें हर टीम में 13-13 खिलाड़ी होते हैं। अगर आपको कि वो तो सिंपल सा पूछ ले कि रग्बी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये प्रश्न आ जाए न, तो वो यूं पूछे कि रग्बी यूनियन, न वो पूछे कि रग्बी लीग, सिंपल सा पूछे कि रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फिर आप ऑप्शन पे ध्यान देना। उसमें ऑप्शन में या तो 13 दिया होगा या 15 दिया होगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। मैंने ये भी आपको बता दिया। एक पॉइंट ये भी ध्यान रख लो कि रग्बी के आविष्कारक कौन थे? विलियम वेब एलिस, जिनके नाम पर ही इस कप का नाम दिया गया। पहला रग्बी वर्ल्ड कप ये 1987 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, और आखिरी बार ये 2019 में हुआ था जापान में। अभी 2023 में फ्रांस में हुआ, और ये भी याद रखना कि अगली बार 2027 में, हर 4-4 साल में हो रहे हैं, 2027 में ये कहाँ पे हो गया? ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इससे संबंधित एक एक पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। इसके बाहर यहां से प्रश्न नहीं बनेगा अगर यहां से पूछा गया तो। फिर बताइए, अभी हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने लगाया? तो आंसर होगा ग्लेन मैक्सवेल ने।
तो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इस बार ये इसका 13वां संस्करण है और इसे होस्ट कर रहा है भारत। और अभी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ये ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने वर्ल्ड कप की सबसे तेज सेंचुरी बनाई है। मतलब इन्होंने मात्र 41 गेंदों में सेंचुरी बना दी है। और किसके खिलाफ बनाई? नीदरलैंड के खिलाफ। और अगर आपसे ये पूछ ले कि ये मैच किस स्टेडियम में हुआ था, तो दिल्ली में जो अरुण जेटली स्टेडियम है, जिसका पुराना नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हुआ करता था, ये भी ध्यान रखो, यहाँ पे हुआ था। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि निलावु कुदिचा सिम्हांगल ये किसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है? तो आंसर होगा एस सोमनाथ की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको। और एस सोमनाथ ये कौन है आप जानते हो? वर्तमान में इसरो के हेड हैं, 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और अभी इन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है जिसका नाम है निलावु कुदिचा सिम्हांगल। और याद रखना ये मलयालम भाषा में लिखी गई है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नाम की बुक को अभी किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा मनोज सिन्हा ने। तो जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल है हमारे मनोज सिन्हा, उन्होंने श्रीनगर के राजभवन में वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नाम की बुक को अभी लॉन्च किया है। ये बुक भारतीय विकलांग कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष जो हैं पद्मश्री डॉक्टर कन्नू भाई टेलर की यात्रा प्रस्तुत करती है, यानी कि उनके बारे में है ये बुक। और इसको लॉन्च किया अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामभद्राचार्य महाराज जी की 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। इसमें से वो पुस्तक कौन सी नहीं है? तो आंसर होगा सत्यमेव जयते। तो अभी मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामभद्राचार्य महाराज जी द्वारा लिखे 3 बुकों को लॉन्च किया है। इनके नाम क्या है? पाणिनि अष्टाध्याय भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम, भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। ये इन 3 बुकों के नाम है। स्वामी रामभद्राचार्य जी की बात करें, वे चित्रकूट में रहने वाले एक कथावाचक हैं और वे 1987 में स्थापित तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख भी हैं। वैसे आपको बता दूं, वे बचपन से, मतलब जब उनकी उम्र 2 साल थी ना, उनको दिखाई तब से नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं देता उनको, लेकिन फिर भी बिना ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करे उन्होंने 4 महाकाव्य कविताओं सहित 100 से ज्यादा बुकें लिख दी है, 50 पेपर लिख दिए हैं। और अभी पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है, 2015 में मिला था। तो इन बुकों के नाम ध्यान रखना और किसने लिखी है वो ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? तो आंसर होगा अमोल मजूमदार को। तो अभी बीसीसीआई ने अमोल मजूमदार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है। इनका नाम याद रखना है। आप जानते हो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है। अच्छा, क्रिकेट से एक प्रश्न याद आएगा आपको, अभी जो एशियन गेम्स हुए थे इसमें हमारी पुरुष हो या फिर महिला टीम हो, दोनों ने गोल्ड जीता था। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि महिला क्रिकेट टीम ने किसे हरा करके गोल्ड जीता था, यानी कि उप विजेता उसमें कौन रहा था? इसका उत्तर दो आप कमेंट बॉक्स में। बाकी आप जानते हो मेंस हॉकी टीम के कोच बने थे अभी क्रेग फुलटन, इनका नाम है, ये साउथ अफ्रीका से हैं। और ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा भी गया था, आप ही में से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया और मैंने आपको बोला है यहाँ से ये प्रश्न बनेगा, क्योंकि अभी एशियन गेम्स में जो हमारी मेंस हॉकी टीम है इन्होंने गोल्ड जीता था। तो मैंने आपको बोला था हॉकी से संबंधित जो भी अभी करंट अफेयर्स के प्रश्न है, कुछ भी प्रश्न आ सकता है। बाकी मेंस क्रिकेट टीम के कोच तो राहुल द्रविड़ हैं। और बीसीसीआई मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसकी स्थापना होती है 1928 में। हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में, जो वानखेड़ा स्टेडियम है वहाँ पे। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, जबकि सचिव हैं जय शाह। और आपको याद है भी बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बना था। और ऑफिशियल पार्टनर कौन बना था? एसबीआई लाइफ बना था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा इंद्रमणि पांडे को। तो अभी इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? तेंजिन लेकफेल का। और यहाँ पे ये नाम, ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंद्रमणि पांडे ये बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय हैं। अब आप कहोगे कि ये नाम तो हमें सुना सुना लग रहा है, अभी न्यूज में आया था क्या? बिल्कुल आया था, हमने पढ़ा था। इंद्रमणि पांडे ये अभी तक जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव स्थायी प्रतिनिधि थे।
तो अब मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि उनकी जगह अब कौन आ गए, मतलब जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बन गए हैं? यह अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है, आपको नाम बताना है। बाकी अगर बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। स्थापना होती है 1997 में, हेडक्वार्टर है ढाका में। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। और हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2023 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता ये किस देश के पास है, तो आंसर होगा थाईलैंड। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है, शामिल किया, तो आंसर होगा सारंग देव को। तो अभी प्रोफेसर सारंग देव को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तपेदिक यानी कि टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। तो इनका नाम आपको याद रखना है। देखो, टीबी की अगर अपन बात करते हैं तो एक तो वर्ल्ड टीबी डे होता ही है आपका 24 मार्च को, और वैसे हमारा लक्ष्य क्या है टीबी को खत्म करने का, 2025 का है। और आपको याद होगा टीबी मुक्त भारत अभियान है, उसकी नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया था, तो आंसर होगा दीपा मलिक को। अभी वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था, कहाँ पे? वाराणसी में। और टीबी ये किस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और देखो यहाँ पे अभी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने थे अरिंदम बागची, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये किनके स्थान पे आए थे, तो इंद्रमणि पांडे के स्थान पे आए थे। और अब इंद्रमणि पांडे क्या बन गए? बिम्स्टेक के महासचिव, सेक्रेटरी जनरल बन गए, और इस पद पर आने वाले पहले भारतीय। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, रघु श्रीनिवासन इनका नाम है। बाकी WHO की बात करें, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को आप वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हो। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। ये आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आंसर होगा रॉबर्ट फीको। तो रॉबर्ट फीको ये चौथी बार स्लोवाकिया के अभी प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, इनका नाम आप देखो कैसे याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो ऐसे याद रखना, जो रोबोट होते हैं ना, रोबोट कैसे चलते हैं? स्लो सो चलते ना, भूम भूम। मेरा नाम ये है, मेरा नाम क्रैक एग्जाम है, मैं क्रैक एग्जाम से करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ। ऐसे स्लो स्लो बोलते हैं, स्लो स्लो चलते हैं रोबोट। तो इससे आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी। रॉबर्ट फीको, ये रोबोट तो स्लो चलता है, इसको फेको। तो स्लोवाकिया ये एक यूरोपियन देश है, और इसकी कैपिटल होती है ब्राटिस्लावा, और करेंसी है यूरो। बाकी देखो, अभी इक्वेडोर के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने थे कौन? डैनियल नोबोआ। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री अभी नए बन गए, क्रिस्टोफर लक्सन। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे श्रेथा थावेसेन। ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान में रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं, तो आंसर होगा सुल्तान इब्राहिम। तो अभी मलेशिया में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, इनको नया राजा चुना गया है। वे मलेशिया के 17वें राजा होंगे, और वे वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। तो मुस्लिम बहुल देश मलेशिया में राजा का चुनाव हर 5 साल में होता है, और मलेशिया एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें एक अनूठी व्यवस्था है। यहाँ 9 शाही परिवार के मुखिया 9 राज्यों के सुल्तान हैं, जो बारी बारी से 5-5 साल के लिए राजा बनते हैं। अच्छा, आपको याद है भी कुछ समय पहले इंग्लैंड के नए राजा, नए किंग बने थे कौन? किंग चार्ल्स तृतीय। ये जरूर याद रखना, किंग चार्ल्स कौन से? 3rd। देखो, मलेशिया की बात करते हैं, कैपिटल इसकी कुआलालंपुर है, और यहीं पे आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। करेंसी मलेशिया रिंगित है, और प्रधानमंत्री कौन है? अनवर बिन इब्राहिम है। फिर बताओ, अभी हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया, तो आंसर होगा माइक जॉनसन को। अच्छा, पहले तो आप देखो, जैसे कि हमारे यहाँ पे संसद है, पार्लियामेंट है, तो उसी तरह से वहां पे उसको कहा जाता है कांग्रेस। हमारे संसद में राज्यसभा है, लोकसभा है, तो वहां पे अगर बात करोगे आप, तो जो अपर हाउस है उसको सीनेट कहा जाता है, और जो लोअर हाउस है और उसे प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। और अभी यहीं पे जो नए स्पीकर बने हैं उन्हीं का नाम है माइक जॉनसन, और ये कौन सी पार्टी से हैं? रिपब्लिकन पार्टी से। और आप कह सकते हो ये यूएस का तीसरा सबसे पावरफुल पोस्ट है। भाई, पहले पे तो प्रेसिडेंट है, दूसरे पे वाइस प्रेसिडेंट है, और तीसरे पे ये स्पीकर है। अच्छा, हमारी लोकसभा में बात करें तो अभी वर्तमान में हमारे स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। और पहली महिला कौन थी? मीरा कुमार। चलो फिर बताओ,
अभी हाल ही में स्विस घड़ी निर्माता राडो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा कटरीना कैफ को। तो स्विस घड़ी निर्माता है राडो, इसने भी कटरीना कैफ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और वैसे कटरीना कैफ से ही आपको याद आएगा, एक जापानी कपड़ों की एक फेमस कंपनी है यूनिक्लो, उसकी भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। चलिए फिर बताइए, अभी एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने अभी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और अभी आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी काफी चीजों के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अभी ये स्वराज ट्रैक्टर के बने थे, उसके बाद जियो मार्ट के बने थे, उसके बाद लेस के जो चिप्स आते हैं उसके बने थे, पहले ये गरुड़ एरोस्पेस के बने थे, नावी फिनटेक के ये बने थे, वायाकॉम 18 के ये बन चुके हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। तो हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर को जोनास साल्क का जन्मदिन होता है, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। और ये कौन थे? ये अमेरिका के वायरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पोलियो वैक्सीन विकसित की थी। लेकिन आप याद रखना, ओरल पोलियो वैक्सीन को व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जिसे किसने बनाया था? अल्बर्ट साबिन ने। और आप जानते हो भारत पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, कब? 2014 में। पोलियो ये वायरस से होने वाली एक बीमारी है। कौन सा वायरस? पोलियो वायरस, जो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। वैसे 24 अक्टूबर को और भी कुछ हमने मनाया, जैसे कि आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का स्थापना दिवस था 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे होता है। 24 अक्टूबर को नेशनल फूड डे था। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी था। तो ये सारी चीज़ें 24 अक्टूबर को आती है, ध्यान में रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अक्टूबर को। इस इंग्लिश में आप बोलोगे इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम इस दिन को पहली बार मना रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, अभी 29 अक्टूबर 2023 को देखभाल और सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र का ये पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जो देखभाल के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। मतलब मैंने कहा ना अभी, ये दिन हम पहली बार मना रहे हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 अक्टूबर को। तो हर साल ये दिन 27 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है ऑडियो विजुअल सामग्री के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। मतलब जो बहुत पुराने, जो प्राचीन समय में रिकॉर्ड किए गए ऑडियो विजुअल्स हैं, जो विरासत बन चुके हैं, तो कहीं हम उन्हें खो न दें, तो उनका संरक्षण करना ही इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। थीम क्या है? योर विंडो टू द वर्ल्ड। पहली बार इस दिन को 2005 में मनाया गया था। चलिए फिर बताइए, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की। कब से कब तक मना रहे हैं? 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक। कौन मना रहा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। और इस बार की थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात हुई है। तो इसकी स्थापना होती 1964 में। और इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी? के संथानम समिति। और अगर पूछोगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर अभी नए बने थे। कौन? प्रवीण श्रीवास्तव। तो ये 2-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए इस प्रश्न से, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना आप। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे ये हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो स्ट्रोक के बढ़ते जोखिमों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है? इसमें ब्रेन के किसी एक हिस्से में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जैसे ब्रेन के किसी एक भाग की मृत्यु हो जाती है। और इस बार की थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है, टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को लॉन्च किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राज्य के दौरे के दौरान महाराष्ट्र राज्य में अभी नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को शुरू किया है। तो ये योजना केंद्र सरकार की जो किसान सम्मान निधि योजना है ना, उसी की तरह है। आपको बताया ना उसमें क्या होता है? उसमें हर साल किसानों को 2-2 हजार रुपये करके 3 किस्तों में, मतलब साल भर में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो उसी तरह से इस योजना में भी अब हर साल महाराष्ट्र राज्य के किसानों के खाते में राज्य सरकार 6,000 रुपये जमा करेगी।
तो इस तरह से महाराष्ट्र राज्य के किसान जो दोनों तरफ पंजीकृत होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो उधर से भी 6,000, इधर से भी 6,000, 12,000 रुपये उनको मिल जाएंगे इस तरह। अच्छा, मैंने अभी एक योजना का नाम लिया, प्रधानमंत्री किसान योजना, या इसका फुल फॉर्म में आप बोलोगे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दो तरह के प्रश्न बनेंगे यहाँ से कि ये कब शुरू हुई थी और कहाँ से शुरू हुई थी। तो याद रखना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से इसको शुरू किया गया था। फिर बताइए, अभी हाल ही में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना ये कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो अभी दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ST, SC, OBC और EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। और आप जानते हो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। इनकी पार्टी का नाम है आप पार्टी, और आप यूं भी कह सकते हो ये हमारी सबसे नवीनतम नेशनल पार्टी है। टोटल कितनी है? 6 है, तो सबसे नवीनतम कह दो या 6वें नंबर की नेशनल पार्टी यही है। और यहाँ के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। और देखो इसी तरह से किसी तरह से कि गरीब छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए ऑलरेडी 2 योजनाएं शुरू कर चुकी हैं 2 सरकारें। कौन कौन सी योजनाएं हैं और किसने शुरू किया? तो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना चलती है, इसको राजस्थान ने शुरू किया था। और एक मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलती है, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। ये भी आप ध्यान रखें। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, अभी उन्होंने सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना को शुरू किया है। तो ये योजना 10 से 18 वर्ष उम्र की छात्राओं के लिए है। इसमें आपको कुछ पैसा जमा कराना होगा और फिर 18 वर्ष के बाद में जब आप हायर एजुकेशन के लिए या कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको जितना पैसा आपने जमा किया होगा ना उसका 5 गुना राशि का आपको लोन मिल जाएगा। जैसे कि मान लो आपने 10 से 18 वर्ष के बीच में आपने धीरे धीरे मान लो 1 लाख रुपए जमा कर दिए, तो फिर जब आपकी 18 वर्ष की उम्र हो जाएगी उसके बाद जब आप हायर एजुकेशन करने जाओगे या कोई स्टार्टअप आपको खोलना है तो उस 1 लाख का 5 गुना यानी कि 5 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा। ये है इस योजना में। फिर बताइए, अभी हाल में मिशन महिला सारथी को किसने शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल को शुरू किया है। इसमें क्या होगा? इसमें 51 BS6 मानक बसों को अभी हरी झंडी दिखाई गई। और इसमें खास बात क्या है? जो ड्राइवर हैं और जो कंडक्टर हैं वो दोनों महिला ही हैं। BS मतलब क्या हो गया? BS6 का मतलब हो गया भारत स्टेज 6। और अगर बात करें ओवरऑल की इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करके और महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। शुरू किया इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में पहले अश्वेत एक्शन हीरो के रूप में पहचाने जाने वाले किस पहले ब्लैक एक्शन हीरो का निधन हो गया? तो आंसर होगा रिचर्ड राउंडट्री। तो पहले ब्लैक एक्शन हीरो के रूप में प्रसिद्ध थे ये रिचर्ड राउंडट्री। इनका अभी 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता थे और पहले अश्वेत एक्शन हीरो के रूप में पहचाने जाते थे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी का निधन हो गया। नाम बताइए उनका। तो आंसर होगा बैजनाथ अग्रवाल। तो अभी गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी थे ये बैजनाथ अग्रवाल। इनका भी 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अच्छा, गीता प्रेस आपने कई बार नाम सुना होगा। पहले तो हम बात करते हैं ये है क्या, ये काम क्या करता है। तो कम लागत में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए ये जाना जाता है। गीता प्रेस इसका नाम है। और अगर इनके ट्रस्टी की बात करें बैजनाथ अग्रवाल, वे हरियाणा के भिवानी के मूल निवासी थे, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। और गीता प्रेस गोरखपुर ये भी न्यूज़ में क्यों था आप सबको बताए। 2021 में इसे गांधी शांति पुरस्कार मिला था और ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। और इसमें पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। वैसे गीता प्रेस की स्थापना कब होती है? 1923 में होती है और इसके संस्थापक थे श्री जयदयाल गोयंदका। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर इसे अभी 2021 में गांधी शांति पुरस्कार मिला था। ये प्रश्न एग्जाम में आया था और अभी इसके ट्रस्टी का निधन हो गया तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखना आप। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में यूरोपियन यूनियन और भारत ने गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है। आपसे पूछ रहे हैं इसमें किस भारतीय नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा INS सुमेधा।
तो अभी 24 अक्टूबर 2023 को यूरोपियन यूनियन और भारत ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन किया। और इसमें भारत के किस जहाज ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा आईएनएस सुमेधा। अच्छा, आईएनएस सुमेधा से दो करंट अफेयर्स के पॉइंट में आपको और रिवाइज कराऊंगा। एक तो अभी एक और एक्सरसाइज हुई थी, वहां पे आईएनएस सुमेधा ने हिस्सा लिया था, तो आंसर होगा ब्राइट स्टार एक्सरसाइज। ये भारत और इजिप्ट के बीच में हुई थी। और एक और प्रश्न बनेगा कि एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन कावेरी, और आपको पता है ऑपरेशन कावेरी कहाँ पे हुआ था? सूडान हिंसा में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने शुरू किया था ऑपरेशन कावेरी। तो उसमें जो हमने जहाज भेजा था ना, उसका नाम यही है आईएनएस सुमेधा। तो इस तरह से आईएनएस सुमेधा आपने दो तीन जगह पढ़ लिया, इसको ध्यान रखना। आप देखो, पहले यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना होती है 1957 में, रोम की संधि से इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसमें देश जुड़ते गए। तो आज वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं या कितने देश इसमें शामिल हैं? 27। लेकिन ब्रिटेन अलग हो चुका है और उसके अलग होने को ही एक टर्म दिया गया, एक नाम दिया गया, जिसे कहते हैं आप ब्रेक्जिट। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। वैसे नाटो का हेडक्वार्टर भी यहीं पे आपको मिलेगा। करेंसी यूरो है और आप जानते हो यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना था? क्रोएशिया बना था। और गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी, ये बताने की जरूरत नहीं, अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है गिनी, उसी के पास में जो खाड़ी है उसी को कहते हैं गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच काजिंद अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। तो एक्सरसाइज का नाम है काजिंद एक्सरसाइज। और आपको बता दूं, इसका पहले नाम हुआ करता था प्रबल दोस्ती अभ्यास, लेकिन अभी इसे काजिंद एक्सरसाइज कहते हैं। किन किसके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। और अभी कहाँ हुआ? कजाकिस्तान के ओटार में। इस बार ये इसका 7वां संस्करण है और इसमें सेना और वायुसेना ने हिस्सा लिया। और भारत की तरफ से अगर बात करें तो डोगरा रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया है। पहले अपन कजाकिस्तान की बात करते हैं। तो सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान, जिसकी कैपिटल होती है अस्ताना। आपको याद होगा, पहले अस्ताना से इसकी कैपिटल बदल करके नूर सुल्तान की गई थी, फिर वापस बदल के अस्ताना कर दी गई। ये विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बालकश झील ये किस देश में स्थित है, तो कजाकिस्तान में। यहीं पे आपको अरल सागर भी मिलेगा। या यूं कहूं, प्रश्न इससे अच्छा ये बनेगा, किन दो देशों की बाउंड्री पर, सीमा पर ये अरल सागर स्थित है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। अच्छा, फिर बताओ, अभी हाल ही में सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। तो राष्ट्र स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन ये हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया। और इस मेले का शुभारंभ किया हमारे केंद्रीय विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने। तो इस मेले का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना इस सरस आजीविका मेले का मुख्य उद्देश्य है। 2023 में इसका आयोजन, याद रखना, कहाँ पे हुआ? गुरुग्राम में हुआ। और सरस मेले से मैं आपको कुछ लिंक करा के याद कराना चाहूँगा कि इसी साल 2023 में ही हमने पहली बार सरस मेले का आयोजन किया था। आप में से कोई बता सकता है कहाँ पे किया था? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सरस आजीविका मेला है, 2023 में इसका आयोजन गुरुग्राम में हुआ, ये ज़रूर याद रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मेरा होचोंगबा नामक वार्षिक उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। तो मणिपुर का ये वार्षिक उत्सव है मेरा होचोंगबा, जिसे अभी मणिपुर की कैपिटल इम्फाल के कांगला में मनाया गया। तो ये मेरा होचोंगबा त्योहार का आयोजन हर साल राज्य की पहाड़ी जनजातियों और घाटी के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गोवा ने। तो अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की मदद करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसी का नाम है स्वयं पूर्ण ई बाजार। तो आप कह सकते हो ये एक तरह का ई मार्केट प्लेस है। ई मार्केट प्लेस मतलब जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह होता है ना, वैसे ही। अब यहाँ पे क्या बेचा जाएगा? तो हमने कहा ना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि स्वयं सहायता समूहों की जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा जो उत्पाद, उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उनको यहाँ पे बेचा जाएगा और ये पूरे भारत के लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। तो याद रखना, इसको किसने लॉन्च किया? गोवा सरकार ने। चलो फिर बताओ,
अभी हाल ही में किसने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान सरकार ने अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ये आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये नौकरी प्रदाताओं यानी कि नौकरी देने वाली कंपनियों और नौकरी चाहने वाले युवाओं दोनों के लिए है। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी स्किल वगैरह सब आपने लिख दी। अब किसी कंपनी में कोई पोस्ट खाली होती है तो उन्हें उस पोस्ट के हिसाब से जो भी क्वालिफिकेशन या जो भी एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय चाहिए वो वहाँ पे डाल देगी। तो वहाँ पे पहले से ही आपने रजिस्टर्ड करा रखा है, तो जो भी उस पोस्ट के लिए सूटेबल होगा उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो कंपनी से जुड़ पाएगा। कंपनी को पता लग जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस पोस्ट के लिए ये बंदे सूटेबल हैं, और इस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल सकेगी। तो ये है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल जिसको लॉन्च किया अभी राजस्थान सरकार। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया, और इसकी थीम क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। और इसका उद्देश्य क्या है? अत्याधुनिक तकनीकों के निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना। चलिए फिर बताइए, वैश्विक शोध फर्म स्टैटिस्टा के अनुसार भारत फिनटेक यूनिकॉर्न की संख्या में कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो ग्लोबल रिसर्च फर्म स्टैटिस्टा के अनुसार भारत 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। वहीं अमेरिका 134 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ पहले स्थान पर है, तो यूके 27 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप कहोगे चाइना कहां पर है? चाइना चौथे स्थान पर है 8 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ। और यूनिकॉर्न मतलब क्या हो गया? ऐसी कंपनियां या ऐसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से $1 अरब से ज्यादा हो जाए तो उसे हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। यहाँ पे तो हमने फिनटेक कंपनियों की बात की है कि भारत में इतनी फिनटेक कंपनियां हैं और इनके साथ भारत तीसरे स्थान पे आ गया। लेकिन आपको याद होगा इसी साल हमने पढ़ा था ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था, उसमें हमने सारी कंपनियां ले ली, चाहे वो फिनटेक हो चाहे कोई सी भी हो। तो उसमें हमने देखा था कि उसमें भी भारत तीसरे स्थान पे था। उसमें पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे भारत है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम क्या रखा है? तो आंसर होगा कस्तूरी कॉटन भारत। तो अभी हमारे केंद्रीय कपड़ा जो मंत्री हैं कौन है? पीयूष गोयल। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने कस्तूरी कॉटन भारत के नाम से कपास का ब्रांड नेम लॉन्च किया है, और अभी इसी नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कपास यानी कि कॉटन से याद आएगा वर्ल्ड कॉटन डे कब होता है? विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को होता है। और अगर बात करें ये भारत जो है, और अगर बात करें कि भारत ये कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। कंज्यूमर, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। और भारत के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है गुजरात में, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। और आप जानते होंगे अभी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी बने थे इसी साल, उनका नाम है ललित कुमार गुप्ता। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में किसे USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये किसने जीता? तो आंसर होगा नीता अंबानी। और ये है क्या USISPF? इसका मतलब होता है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और अभी रिलायंस फाउंडेशन की जो संस्थापक और अध्यक्ष है नीता अंबानी, इनको उनके परोपकारी कार्यों के लिए और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए 2023 के USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इनके नाम से आपको याद आएगा कुछ समय पहले नीता अंबानी न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में पहली भारतीय ट्रस्टी बनी थी। तो ध्यान रखना इनका नाम। बाकी अभी CS लक्ष्मी का नाम याद होगा, जिन्हें अंबाई भी कहते हैं। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इनको। शांता थोटम की बात करें तो ब्रिक्स फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला, और स्वाति नायक नॉर्मन E बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 इनको मिला था। ध्यान में रखना ये।